कहीं है ही नहीं। एक बार फिर से आप पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ होने वाली है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को इन दोनों योजनाओं की पोल खोलकर और इनका सच बता देती हूं। सबसे पहली बात हम करते हैं महिला सम्मान योजना की। यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। दूसरी बात, रही बात संजीवनी योजना की, तो आज माननीय उपराज्यपाल जी के आवास पर एक संवाद का कार्यक्रम था सीनियर सिटीजन्स के साथ। वहां पर खड़े होकर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। खुद हेल्थ सेक्रेटरी ने सीनियर सिटीजन से ये निवेदन करा, जो मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूं, कि कृपया बड़े बुजुर्ग अपना पर्सनल डेटा इस तरह अनजान लोगों को ना दे। देश में अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई योजना अभी जारी है, लागू है, सक्रिय है, तो वो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत है, जिसको यहां पर द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल जी लागू नहीं होने देते। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर एक बड़ा सा रैकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ है। 11 लोग गिरफ्तार हुए हालांकि, और जो वोट कटने का मामला अरविंद केजरीवाल लगातार उठाते रहे। दोनों मामलों को कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद क्या बीजेपी सत्ता में इस बार आ सकती है, ऐसा आपको लगता है? रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, इनके खिलाफ जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है उनका भाजपा स्वागत करती है। और मैं पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो क्यों इतना पवित्र राइट, अधिकार जो भारतीय नागरिकों का संविधान ने दिया है मतदान का, उसका हनन क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी क्यों रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की पैरवी करती है। जो वोट काटने का भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसे आप कैसे देख रही हैं? आपके माध्यम से ही, हम मीडिया के माध्यम से साफ पता चल गया है कि केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। कल चंद्रा जी की वोट कटने का बहुत बड़ा दावा केजरीवाल जी ने करा था, और स्वयं चंद्रा जी की वीडियो आ गई है कि उनका वोट कभी नहीं कटा है। माननीय केजरीवाल जी अब चुनावी जुमलों से बढ़कर चुनावी छलावों में पड़ गए हैं। यमुना को लेकर राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने एक लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल को। वो क्लेम कर रहे हैं कि यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डर्टी यमुना। माननीय उपराज्यपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे करे थे यमुना जी की सफाई के, लेकिन हम सब वो आत्मा को कचोटने वाला दृश्य नहीं भूल सकते, जहां पर छठ के महापर्व पर हमारी माताएं और बहनें सूर्य को अर्घ देने गई थी, लेकिन टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। 1 दशक में यमुना जी और ज्यादा मलिन हो गई हैं। खुद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक मंच से अपनी इस विफलता को स्वीकार करा है। आखिरी सवाल है, थाना जहांगीराबाद अंतर्गत एक सामान्य सी बात को लेकर के, मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के 2 पक्षों में एक विवाद हुआ था, जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 5 उसमें आरोपी थे, 3 को तत्कालिक गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 फरार चल रहे थे, जिनके लिए हमारी पुलिस टीम्स लगी हुई थी। इसमें जो एक पक्ष के लोग हैं, आज उनका ऐसा कहना है कि जो एक फरार आरोपी है उसको उन्होंने देखा, जिसकी वजह से ये सारे आक्रोशित होकर लगभग 25-30 लोग लाठी डंडे लेकर के यहाँ आए और पथराव भी इनके द्वारा किया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पुलिस पॉइंट जो है 3 पुलिस कर्मचारियों का पूर्व से लगा हुआ था, तो उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल को सूचना दी, इसलिए यहाँ पर तत्काल जो है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पहुंचा और लगभग 5 मिनट के अंदर जो भी लोग उपद्रव कर रहे थे उनको खदेड़ दिया गया था। तो इसमें किसी को भी कोई ऐसी चोट नहीं आई है, काफी जल्दी उनको जो है यहाँ से पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया था। कुछ गुरुद्वारे की बात आ रही मैम, गुरुद्वारे को लेकर सिख समुदाय के लोग जो हैं वो कह रहे हैं गुरुद्वारे था हमारा, वहाँ पर आकर हंगामा कर रहे थे, उसको लेकर चाकूबाजी भी की गई थी। आज भी कुछ तलवार लहराते हुए वीडियो भी आए हैं लाठी डंडे लेकर। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है। जो वजह है वह जो 2 दिन पहले एक एफआईआर हुई थी जहांगीराबाद थाने में, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 फरार चल रहे थे, और वो एक बड़ी सामान्य सी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जो मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ था।
तो ऐसी कोई भी वो नहीं है। हालांकि जो वीडियो है, जो ये 25 से 30 लोग इस तरफ घुसे हैं, उनकी वो वीडियो है, उस पर कार्रवाई जो की जा रही है। मैम क्या पथराव भी किया गया, कोई घायल भी हुआ है क्या? लाठी डंडे तलवार भी रखे थे, कोई घायल? इसमें पथराव हुआ है लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ है। 2 लोगों की MLC थाने के द्वारा भेज करके मेडिकल कराई गई है, तो डॉक्टर ने कोई भी ऐसी चोट नहीं लिखी है। तो आज की घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। हंगामा करने वाले कुछ लोग गिरफ्तार भी किया है क्या? राउंड अप किया गया मैम? इसमें अभी कार्रवाई हमारी जारी है, टीम्स हमारी लगी हुई हैं। अभी आपको पूरा कंट्रोल में मैम, पूरा बल? ये स्थिति लगभग इनके आक्रोशित होने के 5 मिनट के अंदर पर्याप्त पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे पहुंच के उनको खदेड़ दिया गया था और स्थिति तब से पूरी तरीके से नियंत्रण में है। शांति रहेगी मैम? हाँ, बिल्कुल शांति यहाँ पर कायम है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। थैंक यू। आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहाँ तय होगा आगे की रणनीति। मैम रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के BR अम्बेडकर और उनकी विरासत के अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना। अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% GST, 12% GST और 18% GST पॉपकॉर्न में लगाई हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है, पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी अब 1 हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनके दादा और परदादा सबको माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया। उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार ख्यालों में अम्बेडकर जी को लेकर आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह से? देखिए, मैंने कल भी बोला था कि ये कंटिन्यू चलेगा जब तक होम मिनिस्टर माफी नहीं मांग लेते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं और एटलीस्ट भाजपा ये नहीं मानती है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहाँ तय होगा आगे की रणनीति। मैम रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के BR अम्बेडकर और उनकी विरासत के अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना। अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% GST, 12% GST और 18% GST पॉपकॉर्न में लगाई हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है, पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी अब 1 हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनके दादा और परदादा सबको माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया। उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को देने वाले थे, किसानों को डबल MSP देने वाले थे। आज क्या हुआ? 700 किसान शहीद हुए और अभी खनूर बॉर्डर पे जो डडेवाल जी हैं, 70 साल के बुजुर्ग किसान हैं, कैंसर के पेशेंट हैं और 26 दिन आज हो गए हैं उनको फास्टिंग को, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो कभी भी शहीद हो सकते हैं। तो क्या भाजपा ने कभी उनके बारे में चर्चा की है क्या? मैम दिल्ली सरकार ने स्कूलों से कहा है कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के लिए स्कैनिंग करनी है बच्चों की। देखिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन कांग्रेस
कंटिन्यू सदन के भीतर भी इस बात को उठा रही है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, ईसाई है, उनपे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए सारे वादे करवाने चाहिए और वो सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी लेनी चाहिए। ने जो आदेश दिया था उसके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और 11 ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जिनके पास से फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। देखिए, मैंने आगे ये भी पढ़ा कि वो एक ट्रेन से और जंगलों के रास्ते देश के अंदर आए, तो बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या है तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि उसके बाद तुरंत सफाई दे दी थी कि ऐसा कुछ केंद्र सरकार नहीं कर रही है, रोहिंग्याओं को बसने नहीं देंगे अधिकारी। आज भी वो ट्वीट वैसे ही है, आज भी उन्होंने उस ट्वीट से इनकार नहीं किया है। और ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। ये भी हर कोई जानता है कि कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट्स एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। सीधे तौर पे हरदीप पुरी जी ने उनको दिल्ली में बसाया है, उनसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने कि जो इन बच्चों का एडमिशन हो रहा है इस सेशन में, उनकी स्कैनिंग किस तरीके से की जाए, वेरीफाइड किस तरीके से किया जाए कि किसी इलीगल बांग्लादेशी को बच्चे को एडमिशन न मिले। जी बिल्कुल, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिल्ली वालों के जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर हक सिर्फ दिल्ली वालों का रहे, जो दिल्ली में रहते हैं उनका रहे। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। दिल्ली में एक इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर प्रवेश वर्मा ने आप लोगों को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि हमें देखना चाहिए कि किसके वोटर है। ये लोग या तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को या टीएमसी को। ये देश के दुश्मन और देश के दुश्मनों के साथ ही खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक तक इनको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए, देश के अंदर कैसे रोहिंग्या घुस रहे हैं। और दूसरा सवाल वो हरदीप पुरी जी से पूछे, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने आप को ही शाबाशी दी थी पीएमओ को टैग करते हुए कि वो रोहिंग्या को दिल्ली में बक्करवाला में बसा रहे हैं। तो अगर हिम्मत है, पूछे क्वेश्चन उनसे, सिर्फ आरोप लगा के भागे ना। पिछले 3 महीने से कुछ न कुछ हमेशा ऐसा किया जाता है कि जो डिप्रेशन है, जो एक अना है, वो बेचारे दब जाते हैं। और रिसेंटली जो रिजर्वेशन का इशू उठा है, आप खुद एक चीफ मिनिस्टर रही है, आपने खुद कलमदान जो आपके हाथ में था, किस तरह की नाइंसाफी आपको इसमें दिख रही है? और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे के बगैर शायद कुछ नहीं होगा। देखिए, बहुत ही संजीदा इशू है। इसमें जो नौजवान जो मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, और काबिल बनने की कोशिश करते हैं, तो जब आगे चल के आपकी मेहनत और काबिलियत की कोई कीमत ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपके पास 95% मार्क्स हैं, दूसरी तरफ से 65% वाला है, तो 95% वाला रह जाता है, तो क्या करेंगे? वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो हमारा ये कहना है कि आबादी के हिसाब से आप लोगों को उनका हक दे दीजिए। हम तो खुदा ना खास्ता किसी से हक छीनने के उसमें नहीं है कि आप किसी का हक छीन के इसको दे दो, नहीं। जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। और यही कह के नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले पार्लियामेंट में वोट लिए कि हम ये पार्लियामेंट में मसला उठाएंगे। आप देखिए, उनके जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है, किसी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में बात नहीं की। उसके बाद कहा नहीं, अब हमें यहाँ वोट दे दीजिए, हम सरकार बनाएंगे तो हम आपका मसला हल करेंगे। सरकार बनाई और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और कल जब प्रोटेस्ट किया यहाँ के नौजवान बच्चे बच्चियों ने, तो बहुत उम्मीदें लेके वो यहाँ के वजीर आला के पास गए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 6 महीने इंतजार करो। क्यों? क्योंकि कोर्ट का डिसीजन तब तक आ जाएगा। तो अगर 50 सीटें लेने के बाद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद लोगों को प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्ट के बाद आप उनको बोलेंगे 6 महीने इंतजार करो ताकि कोर्ट का फैसला आ जाए,
तो फिर आपने क्या करना है? तो मैं तो समझती थी कम से कम वजीर आला साहब जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन है, जो नीट के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह मैंने 2018 में SRO 49 लाया था और 75% रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए रखी थी। मैडम, इसका रीजन क्या हो सकता है जो ये फैसला लिया गया है? मतलब किसका, क्या मकसद है हो सकता है इसका? नहीं, मैं कहती हूँ देखिए ना कि आप एक बहुत बड़ी आबादी को, 70% आबादी को यू आर पुशिंग देम टू द वॉल। आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं, उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत, उनकी काबिलियत को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और आपने सही कहा कि यहाँ 30 साल से हालात खराब रहे हैं, नौजवानों के पास कोई एवेन्यूज नहीं है, प्राइवेट जॉब्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सरकारी जॉब्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है उसमें अगर आप उनको 70% को 30% देंगे तो उसमें क्या होगा उनका? तो मैं समझती हूँ बहुत ही ये संजीदा मामला है। इसमें वजीर आला को कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर, एक तो मैं चाहती हूं कि वो इसमें SRO 49 को स्टडी करें, वो देखें, ताकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसमें ओपन मेरिट वालों को अभी से हिस्सा मिले। और दूसरा, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, देखिए 6 महीने तक हजारों लोगों की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, जिसमें हमारे लोगों का जो ये ओपन मेरिट के लोग हैं उनका हिस्सा जो है वो बिल्कुल न होने के बराबर है। तो फिर क्या फायदा है? मैडम, इसकी जो नजरसानी है वो कौन करेगा? लोग चीफ मिनिस्टर के पास जाए या गवर्नर के पास जाए? नहीं, ये तो देखिए ना, वजीर आला के हाथ में सब कुछ, वजीर आला के हाथ में सब कुछ है। जिसके पास 50 MLA हो, मेरे पास तो 50 नहीं थे, मेरे पास तो 28 थे। मैं तो बीजेपी के साथ सरकार बना रही थी, पर उसके बाद भी मैंने जुर्रत की, मैंने उस वक्त SRO 49 लाया और 75% मैंने ओपन कैटेगरी को दे दिया। तो आज उमर साहब के हाथ किसने रोके हुए हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजनेस रूल का इशू है। नहीं, ये तो देखिए ना, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने को तो बहुत कुछ वो कह सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक वजीर आला 50 मेंबर होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद भी मतलब लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते हैं, लोगों को उनका हक नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या फायदा है? थैंक यू। इजाफा करूंगा क्योंकि जब रिजर्वेशन पर हमारा सीएम कुछ नहीं कर सकता है, फिर स्टेटहुड हमारा खराब ही है। देखिए, मैं समझती हूँ इस वक्त जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, जिस तरह हमारे नौजवान इस सर्दी में ठिठुरते चले कलान में सड़कों पे बेबस और बेकस घूम रहे, तो मैं समझती हूँ कि हर चीज से ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त इस रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की होनी चाहिए और वजीर आला को कोर्ट का इंतजार किए बगैर इस मसले को हल करना चाहिए। रोहला साहब ने जो कल प्रोटेस्ट किया था वो भी एक अलग कहानी बताता है। अब क्या बताएं हैं कि अगर आपको प्रोटेस्ट तो कोई भी कर सकता है, तो अगर आपको प्रोटेस्ट करने के लिए पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाए, फिर आपकी सरकार बनाई जाए, फिर आप बोलेंगे आप में प्रोटेस्ट, तो फिर फायदा क्या है सरकार बनने का और मेंबर पार्लियामेंट बनने का? मैं समझती हूँ कि ये सरकार का काम प्रोटेस्ट का नहीं होता है, उनका काम होता है डिसीजन लेने का, जो उमर साहब को लेना चाहिए। थैंक यू। देश में गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को सिर्फ बांटने का काम किया है और सिवाय झूठ और फरेब के इस पार्टी ने कभी भी देश का भला नहीं चाहा। अगर भारत आज जो है, मुझे लगता है कि एक तरह से ये सब जो चीजें कहीं भी खराब हो रही हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आदरणीय अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने कोई भी चीज पार्लियामेंट में गलत नहीं कही है। मैं समझती हूँ कि लोग जानते हैं कि कांग्रेस सिर्फ जो है बांटने का काम करती है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। ऐसी पार्टी को सबको जो है, मुझे लगता है कि अकेले छोड़ देना चाहिए। अपने आप ही जो कुछ उनके लोग हैं जो भ्रम में आकर के शायद आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं समझती हूँ वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझेंगे और पार्टी का साथ देंगे। मैम, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि BR अम्बेडकर जी की अपमान के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को बिना शर्त। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। और आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे संविधान के जो है रचयिता हैं और भारत के जो है उन्होंने एक दिशा दशा दी है देश को अपने संविधान बना करके। और इस प्रकार की जो है जो चीजें हुई हैं अभी पिछले बीते दिन सभी ने देखा है, पूरा देश देख रहा था। आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों की वजह से देश के सभी लोगों ने उसको टीवी के माध्यम से देखा है, तो किसी से कोई भी बात छुपी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को, और खास तौर से मुझे लगता है कि इसमें कोई गुरेज नहीं होगा कि जो उनकी आला कमान संभाले हुए हैं उनको भी माफी मांगनी चाहिए। साथियों,
अभी मुझे हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड से मिलने का और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को हिज हॉलिनेस पोप फ्रांसिस के कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। मैं कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे जब हम एक दशक पहले फादर एलेक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आता है, व्याकुलता से नहीं आती है। महाराष्ट्र के हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करें। अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है कांग्रेस, कह रही है कि सीटें मांग रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए अंबेडकर से, भारत से,
कि अंबेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये अवगत कराना है कि 23 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे दो पक्ष जो दोनों सेक्टर 10 थाना ओबरा के अंतर्गत रहने वाले हैं, उनके बीच में एक मामूली सी बात पर मारपीट हो गई। इस मारपीट की खबर का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना ओबरा पर मुकदमा अपराध संख्या 208/24 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत करा लिया गया तथा घायलों का मेडिकल करा लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, कल शाम से बर्फबारी हुई है और अच्छी बर्फबारी हुई है और औली में पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है और जोशीमठ औली रोड पर काफी वाहन पहुंच रहे हैं और पुलिस और बीआरओ की टीम रास्ते को खोल रही है। और उसके अतिरिक्त मंडल चौपता में भी बर्फबारी हुई है, तो हम आशा कर रहे हैं पर्यटक इस क्षेत्र की तरफ भी आएंगे और पर्यटकों से अनुरोध है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और पीसफुल तरीके से अपने स्टे को एंजॉय करें।